एंड वेलकम टू माई अकेडमी। पढ़ेगा इंडिया आगे बढ़ेगा इंडिया। मैं सौरभ शुक्ला आज आप लोगों के सामने एक और वीडियो लेकर आया हुआ हूँ। आज आप इस वीडियो में एक कुछ अलग चीज़ देख रहे होंगे। वो ये चीज़ है कि मैंने कुछ टाइटल नहीं लिखा है, सिर्फ एक इमेज है जो दिख रही है। हालांकि ये इमेज थोड़ा ब्लर है क्योंकि ये स्क्रीन पे थोड़ा ये बड़ी हो गई है। अदरवाइज़ आपको समझ में आ रहा होगा कि एक ब्यूटीफुल ग्रीनरी वाला सीन बना हुआ है जिसमें कि बहुत सुंदर आसमान खिला हुआ है और बहुत ही सुंदर सा नज़ारा है। इससे ऐसी ही कुछ और इमेज है जो मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए कितना सुंदर। अगर ये छोटा स्क्रीन में होता है या कुछ हाई क्वालिटी इमेज होती तो आपको समझ में आता है कि कितना सुंदर दिख रहा है सब कुछ। एक झील से जाती हुई सुंदर सी लड़की, ठीक यहाँ पे देखिए हरा भरा वादियों वाला सा पूरा सा एरिया, और ऐसे ही सारी पूरी स्क्रीन पे आपको सुंदर तस्वीरें दिख रही होंगी। तो जी हाँ, आज जो मैं बात हम लोग करने वाले हैं वो करने वाले हैं, आपको इमेज से समझ में आ गया होगा, बहुत ही खूबसूरत नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पार्ट मणिपुर स्टेट, राइट। मणिपुर स्टेट जो कि कुछ गलत कारणों से आजकल चर्चा में है। हम सभी ने वो वीडियो देखा होगा जिसने पूरे देश को हिला दिया, जिसमें प्रधानमंत्री से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज को भी, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी कहना पड़ा कि अगर सरकार कुछ नहीं करती है तो हमको कुछ करना पड़ेगा। सब हैरान करने वाला था, बहुत परेशान करने वाली इमेज और वीडियो सामने आई थी। और इन गलत कारणों के कारण हमको मणिपुर के बारे में आज डिस्कस करना पड़ रहा है कि मणिपुर आखिर है क्या, हमारे देश के किस हिस्से में है, और कोशिश हमारी ये है कि हम जान सके कि आखिर चल क्या रहा है मणिपुर में। तो यही आज मेरे वीडियो का टॉपिक है, जिसमें हम देखेंगे कि आखिर मणिपुर जल क्यों रहा है पिछले 80 दिनों से, लगभग 80 दिनों से वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, क्यों कोई सॉल्यूशन नहीं आ पा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले हम देखते हैं मणिपुर का मैप, ठीक। तो बहुत सारे लोगों को, इनफैक्ट सबको पता होगा, लेकिन फिर भी ये मैं आपको बताऊं कि मणिपुर जो है वो, एक सेकेंड, आप देखेंगे तो ये नॉर्थ ईस्ट जो भारत का उत्तरी पूर्व हिस्सा है, नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट कहलाता है। 7 स्टेट्स इसमें आते हैं, सिक्किम को मिला दे तो 8 स्टेट, राइट। उसमें से एक ये है स्टेट मणिपुर। ये मणिपुर है। मणिपुर को अगर बड़ा करके देखेंगे तो मणिपुर ये ऐसा कुछ स्टेट है। अभी वर्तमान में उसमें 16 डिस्ट्रिक्ट हैं। 9 डिस्ट्रिक्ट 2016 तक थे, उसके बाद 11 डिस्ट्रिक्ट मणिपुर में है, राइट। 11 नहीं, 16। तो मणिपुर में 16 डिस्ट्रिक्ट टोटल हैं। आगे बढ़ते हैं। ये मैप देखिए, इस मैप से आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से स्टेट इसमें से जुड़े हुए हैं। तो मणिपुर के नॉर्थ में नागालैंड है, ये नागालैंड है, ठीक। फिर उसके बाद साउथ में, या एग्जैक्ट साउथ तो नहीं, यहाँ पे जो है वो मिज़ोरम है, मिज़ोरम, ठीक। और ये जो स्टेट लग रहा है ये असम है। और इंटरनेशनल बाउंड्री इसकी देखें मणिपुर की, तो ये म्यांमार से टच होती है, हमारे पड़ोसी देश म्यांमार। तो आप समझ जाइए कि इसका कितना ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस है मणिपुर का। 3 स्टेट टच करते हैं और साथ ही साथ इंटरनेशनल बाउंड्री टच होती है। म्यांमार से कभी भी कोई भी इंसर्जेंसी इंडिया में की जा सकती है, या कुछ भी चीज़ें जो कि होता है, आर्म इंपोर्ट होता है म्यांमार से, ड्रग्स की डीलिंग होती है म्यांमार से। तो ये सिग्निफिकेंस है मणिपुर का कि बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजिक लोकेशन पर लोकेटेड है, ठीक। ये मणिपुर का हिस्सा आप समझ लीजिए, ठीक है। और साउथ वेस्ट में मिज़ोरम मैंने बताया। म्यांमार से इसके 2 रीजन टच करते हैं मणिपुर से, एक तो सागांग रीजन और दूसरा चिन स्टेट, ठीक। तो 2 रीजन म्यांमार से टच होते हैं, म्यांमार के 2 रीजन मणिपुर से टच होते हैं। ये हमने मैप के बारे में जाना। अब आगे देखते हैं कि हिस्ट्री क्या है, मणिपुर आखिर कब इंडिया का सेपरेट स्टेट बना और कैसे ये एग्जिस्टेंस में आया जो आज के वर्तमान स्थिति में है। तो अगर एंशियंट के लेवल पे बात करें, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, तो वहाँ पे मणिपुर इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से एक स्टेट था, एक वहाँ के राजा के द्वारा रूल किया जाता था, ठीक।
उसके बाद ब्रिटिशर्स इंडिया में आपको पता है 1600 में, और वो धीरे धीरे देश को कब्जे में लेना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो अगर उनका एक्सपीडिशन देखें, एक्सपेंशन देखें, तो बंगाल को, फिर मैसूर को, मराठास को, सबको उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया विद देयर पॉलिसी। वैसे ही उनको मणिपुर का लोकेशन पता था, मणिपुर का इम्पोर्टेंस पता था, और मणिपुर से म्यांमार लगता था, तो म्यांमार से भी इंग्लिश को खतरा था, ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी को, और वो म्यांमार को भी कब्जे में लेना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने 1824 को मणिपुर को भी अपने साथ, मणिपुर के जो राजा थे उसको सब्सिडरी अलायंस साइन करने के लिए मजबूर कर दिया। कब? 1824 में। ये सब्सिडरी अलायंस क्या होता है? सब्सिडरी अलायंस एक पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की, जिसमें वो क्या करते थे कि स्टेट जो होते थे उस टाइम, जो अलग अलग राजाओं के द्वारा रूल किए जाते थे, उन स्टेट को बोलते थे कि हम अपनी आर्मी आपके यहाँ रख देंगे, उसके एवज में आप हमको पैसे दीजिए, और हम इतना इंश्योर करेंगे कि आपको कोई दूसरा अटैक नहीं कर पाए। और वो ऐसा दौर था जब देश के अलग अलग भागों के राजा जो होते थे वो अटैक करते थे। जैसे मराठा जो है, मराठा अटैक करके फिर सरदेशमुख और चौथ की डिमांड करते थे। ठीक, तो सब्सिडरी अलायंस के और भी प्रोविजन थे, बस आप इतना समझ लीजिए। तो मणिपुर ने 1824 में सब्सिडरी अलायंस साइन कर लिया। उसके बाद 1891 में ये प्रिंसली स्टेट बन गया। प्रिंसली स्टेट का मतलब ये होता है कि ब्रिटिश जो थे वो इंडिया में एक तो वो डायरेक्ट रूल कर रहे थे, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था डायरेक्ट, और दूसरा इनडायरेक्ट रूल कर रहे थे। जो छोटी छोटी रियासतें थी उनके राजा वो उनको इंडिपेंडेंट बना के रखे थे, बट जो सारा डिसीजन मेकिंग है वो ब्रिटिश ही करते थे अपने रेसिडेंट के माध्यम से। ठीक है, तो वो कहला गया प्रिंसली स्टेट। तो जो मणिपुर जो है प्रिंसली स्टेट बन गया था। और फिर वर्ल्ड वॉर 2 में आपको पता है कि जापान से बहुत खतरा था इंडिया को। जापान लगभग हमारे देश के मतलब इंडिया तक पहुंच गया था। और ये वर्ल्ड वॉर 2 हुआ कब था? 1939 टू 1945। ठीक, इस तब तक वर्ल्ड वॉर 2 चला था। तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे भी मणिपुर के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। मणिपुर के जो ट्राइब्स हैं वो ब्रिटिश आर्मी की तरफ से किसी ने किया था, किसी ने नहीं किया था। उसके 2 साल बाद हमको मिल जाती है इंडिपेंडेंस। कब? 1947 में। और जब इंडिपेंडेंस मिलती है तो ये बोला जाता है कि मणिपुर खुद एक वहाँ पे जो एक एक्ट आया, मणिपुर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1947, और उन्होंने बोला कि इस एक्ट के हिसाब से एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म कर लो। ठीक है, लेकिन वो महाराजा ही वहाँ पर रूल कर रहे थे बेसिकली। तो अब आपको पता है कि ये जो ऐसी हमारे पास छोटी बड़ी कितनी इंडिपेंडेंस के बाद लगभग 560 प्लस रियासतें थी, जिसको एक करने का काम किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तभी उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और उनकी कंपैरिजन जिससे बिस्मार्क से की जाती है, जो कि जर्मनी में के यूनिफिकेशन के लिए माने जाते हैं। ठीक, तो उसमें से ये भी मणिपुर भी एक स्टेट, प्रिंसली स्टेट था, जिसको अपने अंडर में करना था। और वहाँ के राजा को शिलोंग बुलाया गया। शिलोंग बुला के ऐसा बोला जाता है कि उनके ऊपर दबाव डाल के उनसे ये इंडिया में आने का दबाव डलवा लिया गया, और इसलिए 1949 में मणिपुर जो है इंडिया का पार्ट बन गया। फिर 1956 में वहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम तो मणिपुर की सॉल्व नहीं हुई, प्रॉब्लम अभी भी चल रही थी। प्रॉब्लम क्या थी कि किस टाइप की फॉर्म की गवर्नमेंट होनी चाहिए। 1946 में मणिपुर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश का मतलब जैसे कि अभी अंडमान निकोबार है, ठीक है, चंडीगढ़ है, ये यूनियन टेरिटरी। लक्षद्वीप है, यूनियन टेरिटरी है। यहाँ पे सरकार राज करती है ना, केंद्र सरकार। और दिल्ली और पुडुचेरी भी यूनियन टेरिटरी है, बट उनमें दो डिफरेंस ये है कि वहाँ पे चुनी हुई जनता है। ठीक, तो ऐसा मणिपुर 1956 में बन गया। और फाइनली 1972 में मणिपुर को एक सेपरेट स्टेट बना दिया गया, जो कि इंडिया का 19वां स्टेट था। ठीक है, तो 19वां स्टेट बना दिया गया। और जो मणिपुर आज दिख रहा है वो कब बना? 1972 में। तो ये ब्रीफ हिस्ट्री थी मणिपुर की। हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी होता है। अब पॉलिटिकल सिनेरियो देख लेते हैं कि आखिर मणिपुर में किसकी गवर्नमेंट है। तो मणिपुर का जो असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली है। ठीक, मणिपुर में जैसे हर स्टेट में होती है, वहाँ पे भी लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट। और कितनी? 60 सीट्स हैं। 60 सीट्स, 60 सीट है। जो अभी
इलेक्शन हुआ था, लास्ट इलेक्शन वो ईयर 2022 में हुआ था, जिसमें कि बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई और जो सीएम बने एन बीरेन सिंह, राइट। ये बीजेपी के हैं और मीटी कम्युनिटी से आते हैं। ये मीटी क्या है, कुकी क्या है, जो आप सुनते होंगे, इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। एन बीरेन सिंह वहां के सीएम हैं, राइट। तो ये वहां का अभी पॉलिटिकल सिनेरियो है। इसमें भी कुछ प्रॉब्लम है। 60 जो है, जो कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है मणिपुर में, वो भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के कारण है, वो अभी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक। और अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में यहाँ से 2 सीट हैं, 2 सीट है। और वो सीट कैसे कहलाती है, इस सीट का नाम है इनर मणिपुर एंड आउटर मणिपुर। तो ये भी बहुत समझने की चीज़ है कि इनर और आउटर क्यों। और मणिपुर में जो वहाँ की पॉपुलेशन है, वो पॉपुलेशन का एक्सपेंशन इनर एंड आउटर बेसिस में है, वो भी मैं थोड़ी देर से आपको समझाता हूँ। तो ये वहाँ का पॉलिटिकल सिनारियो है। पॉलिटिकल सिनारियो की बात करें तो ये मान के चलिए कि बीजेपी की सरकार है, एन बीरेन सिंह उसके कौन है, चीफ मिनिस्टर हैं। अब बात करते हैं वहाँ के एथनिक कंपोजिशन की या डेमोग्राफी की। डेमोग्राफी या एथनिक कंपोजिशन मणिपुर की। तो डेमोग्राफी मतलब कि कैसे कौन पॉपुलेशन है। तो वहाँ पे 3 टाइप के ट्राइब्स हैं, 3 टाइप्स। एक का नाम है मीटी, दूसरा कुकी और तीसरा नागाज, राइट। अभी जो प्रॉब्लम चल रही है वो मीतीज एंड कुकीज में चल रही है, इन दोनों में प्रॉब्लम चल रही है। ये कौन है मैं आपको बताऊंगा अभी, और ये रहते कहाँ हैं ये भी मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में समझाता हूँ, ठीक। एथनिक कंपोजिशन आप समझिए कि मणिपुर में जो हिस्सा है वो जो पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन का अराउंड 60% जो है वो मीती पॉपुलेशन है। मीटी 60, कहीं पे 54 आता है, कहीं पे 64 आता है, तो अराउंड 60% आप मान के चलिए, जो अभी करंट जो पॉपुलेशन का डेटा है, ठीक है। और बाकी जो है देखिए जैसे 64% है कहीं पे, और ये जो होते हैं मीटी जो है वो नॉन ट्राइबल्स हैं, है ना, नॉन ट्राइबल्स कहलाते हैं। और कुकीज, वहां पे जो कुकीज और नागाज हैं वो ट्राइबल्स हैं, ट्राइबल्स और ये नॉन ट्राइबल्स। ये वहाँ का एथनिक कंपोजिशन है। फिर क्रिश्चियनिटी और हिंदू की बात कर लें अगर, तो मीतीज हैं बेसिकली, मीतीज आर हिंदू, मोस्ट ऑफ मीतीज आर हिंदू, और फिर उसके बाद कुछ इसमें से मुस्लिम भी हैं ऑब्वियसली, राइट। और कुकीज जो हैं वो बहुत सारे कुकीज क्रिश्चियन में मतलब क्रिश्चियन है। अब ये समझिए कन्वर्जन का तो ऐसा है कि जब ब्रिटिशर्स आए, क्रिश्चियन मिशनरीज उन्होंने इन्फ्यूज की इंडियन सोसाइटी में, तब वो क्रिश्चियन बनते गए, है ना, नागाज हो गए और कुकीज़ हो गए। तो ये यहाँ का एथनिक कंपोजिशन है। अब आगे हम समझते हैं कि हिल एंड वैली का क्या कॉन्सेप्ट है। तो मणिपुर जो है, मणिपुर अगर आप ऐसे देखें तो एक फुटबॉल के स्टेडियम जैसा है। फुटबॉल के स्टेडियम कैसा होता है कि बीच में मैच चल रहा होता है और किनारे गैलरीज बनी होती है, दर्शक दीर्घा, जहाँ पे लोग बैठे होते हैं। तो वो जो वैलीज, जो दर्शक वाली गैलरीज बनी है, उसको समझिए आप, वो हिल है, राइट। और जहाँ पे मैच खेला जा रहा है वो क्या है, वैली है, राइट। तो वो लगभग ऐसा दिखता है, देखिए ये इस शेप में होता है, ठीक है। तो ये हो गई क्या, वैली। और फिर ये क्या हो गया, जो पहाड़ है वो हिल्स हो गया। तो मणिपुर की जो पॉपुलेशन है, ठीक है, इसमें ये बीच में ये बेसिकली कौन सा, वैली वाला पार्ट है, वैली। और बाकी जो है वो कौन सा है, ये हिल वाला पार्ट है, राइट। तो हिल्स में कौन रहते हैं, मोस्टली ट्राइबल्स। हिल्स में जो रहते हैं वो कौन होते हैं, ट्राइबल्स यानी कि कुकीज, राइट। और वैली में कौन रह रहे हैं, वैली में रह रहे हैं नॉन ट्राइबल्स यानी कि मीटीज, राइट। तो ये अभी यहाँ का अभी कंपोजिशन है। आप समझिए कि कैसे है मणिपुर, उसमें कहाँ पे वैली है, कहाँ पे हिल है। बाहर वाला एरिया जो है पूरा हिल है, बीच वाला वैली है। वैली में मोस्टली मीटीज रहते हैं और बाहर हिल में ट्राइबल्स रहते हैं, कुकीज रहते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, मुझे लगता है इतना समझ में आ गया होगा। मीतीज एंड कुकीज के बारे में और समझ लीजिए। मीतीज हैव रूट्स इन मणिपुर, म्यांमार एंड सराउंडिंग्स एरिया।
ठीक है, मीतीज का जो रूट रहा है। और जो वास्ट मेजॉरिटी आर हिंदू। और कुकीज़ की बात करें तो ये मोस्टली क्रिश्चियन एंड हैड स्प्रेड अक्रॉस द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, राइट। और ऐसा माना जाता है कि कुकीज़ जो हैं वो म्यांमार से आए हुए हैं, लेकिन ये मीतीज़ ऐसा कहते हैं कि कुकीज़ म्यांमार से आए, लेकिन कुकीज़ बोलते हैं कि नहीं, हम यहीं के लोग हैं, ठीक। अच्छा, अब रहने वाले की बात जो मैंने आपको बताया था कि मीतीज मोस्टली लिव इन द इम्फाल वैली वाइल द कुकीज लिव इन द सराउंडिंग हिल्स एंड बियॉन्ड। तो जो 10% एरिया है, इसमें आप देखिए कि 10% एरिया जो है ये कौन सा एरिया है, 10% वैली का एरिया है। ये 10% एरिया इट इज़ वैली। इस 10% एरिया में मोस्टली मीटीज मेजॉरिटी पॉपुलेशन रहती है। और 90% एरिया में कौन रहता है, 90% एरिया में कुकीज़ की पॉपुलेशन रहती है। अब इनके बीच में क्या है, ट्राइबल्स एंड नॉन ट्राइबल्स का डिफरेंस। कुकीज़ क्या है, ट्राइबल्स, मीतीज़ क्या है, नॉन ट्राइबल्स। एज ऑफ नाउ नॉन ट्राइबल्स हैं, मतलब कि अब ट्राइबल्स और नॉन ट्राइबल्स के जो राइट्स होते हैं वो अलग अलग होंगे, और यही जो है दोनों के बीच के झगड़े का कारण है। अभी मैं समझाता हूँ आपको कैसे, ठीक है। अब जो झगड़ा स्टार्ट हुआ वो स्टार्ट कैसे हुआ, मणिपुर का जो वायलेंस जो आज पिछले 80 डेज से चल रहा है, वो वायलेंस स्टार्ट कैसे हुआ। तो उस वायलेंस की स्टार्ट यहीं से चालू हुई। बेसिकली जो रीज़न था उसमें ये था कि मीटीज जो कि नॉन ट्राइबल है, वो वहाँ की मणिपुर के हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को बोला कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट को एक ऐसा सजेशन भेजिए कि मीटीज को ट्राइबल शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिल जाए। शेड्यूल ट्राइब मतलब कि अब ये जो नॉन ट्राइबल्स हैं ये भी ट्राइबल्स बन सकते हैं, और ये मीटीज की डिमांड भी थी। लेकिन कुकीज इसका विरोध करने लगे, ठीक। और उसके विरोध के लिए उन्होंने एक क्या सॉलिडेरिटी मार्च निकाली। सॉलिडेरिटी मार्च मतलब साथ हैं सब लोग दिखाने के लिए वो मार्च निकाला, ठीक। ये कब की बात है, मई 3 की। और बस वहीं से जब इन्होंने सॉलिडेरिटी मार्च निकाला, मीटीज को गुस्सा आया, मीटीज भी उसके विरोध करने लग गए। वहाँ पे फिर एक रैली हो रही थी, एक जिम का उद्घाटन था, जिम के उद्घाटन में सीएम को जाना था उस जिम के इनॉग्रेशन में, लेकिन वहाँ पूरा वेन्यू तोड़ दिया गया, सब कुछ तोड़ दिया गया, और वहीं से फिर वायलेंस की शुरुआत हो गई, ठीक। ये 3 मई को हुआ, और जो वीडियो वायरल हो रहा है वो बताया जा रहा है कि वो 4 मई का वीडियो है। तो मतलब वायलेंस दूसरे दिन ही बहुत ज़्यादा बढ़ गया, है ना। अब और आगे देखिए कि ये तो मीटीज की एक डिमांड है, ठीक। दूसरा रीज़न क्या है, और कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न एक तो ये है। दूसरा रीज़न ये है कि जो कुकीज़ हैं जो बाहर ट्राइबल एरिया में रह रहे हैं, ट्राइबल्स हैं जो हिल एरिया में रह रहे हैं, उसको ऐसा कहा जाता है, मीटीज ऐसा बोल रहे हैं कि वो धीरे धीरे उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, और उनकी पॉपुलेशन बढ़ने के कारण वो पूरा एरिया का लैंड इंक्रोचमेंट कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि कुकीज़ जो है कुकीज इस जंगल में, हिल एरिया में अफीम, ओपियम की खेती करते हैं, है ना। और जो यहाँ के सीएम थे उनको भी ऐसा लगता है, और उन्होंने क्या किया, ये ऑर्डर दे दिया कि कुछ जगह जहाँ पे इनका कुकीज़ रह रहे थे उनको, वो रिजर्व फॉरेस्ट था, वहाँ पे सीएम ने बोला कि ये सब ड्रग लॉर्ड्स हैं, ओपियम की खेती कर रहे हैं, और बिना कोई उनको क्या नोटिस वगैरह दिए पूरा उनका घर वगैरह तोड़ दिया। ये कुकीज़ का घर तोड़ा, और सीएम जो है मीटीज़ के हैं, ठीक। तो एक तो ये रीज़न हुआ। दूसरा एक रीज़न एसटी वाला मैंने जो आपको बताया। दूसरा लैंड भी बहुत बड़ा रीजन। लैंड में ये है कि 10% लैंड जो है जिसमें कौन रहते हैं, मीटीज रहते हैं, वैली वाला लैंड। उस लैंड जो मीटीज रहते हैं, मीटीज नॉन ट्राइबल है एज ऑफ नाउ, तो वो जो है ऐसा नियम है कि ट्राइबल्स की यानी कि जंगल की जमीन नहीं खरीद सकते, जबकि कुकीज जो हैं ट्राइबल्स वो वैली की जमीन खरीद सकते हैं। तो ये एक और कॉन्फ्लिक्ट वाला एरिया है। अब मीटीज अगर एसटी बन जाते हैं, ट्राइबल्स हो जाते हैं, तो अब मीटीज भी वैली की जमीन खरीद सकेंगे, राइट। तो एक जमीन भी यहाँ से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जैसे कि बोलते हैं ना, जर जोरू जमीन हमेशा लड़ाई का झगड़े का कारण होता है, तो यहाँ पे जमीन भी एक कारण है, ठीक है। पुरानी कहावत है, इससे कोई इत्तेफाक रखना या ना रखना मैं कुछ ऐसा इत्तेफाक नहीं रखता, बस ये समझिए कि जमीन यहाँ पे एक लड़ाई का कारण है।
ठीक। और पॉलिटिकली भी ये है कि जो प्रॉब्लम है, मीतीज हु लिव इन द वैलीज आर एंग्री बिकॉज दे आर नॉट अलाउड टू सेटल और बाय लैंड इन द हिल एरिया, ये मैंने आपको समझाया। और दूसरा, एक तीसरा रीजन ये है, दो रीजन तो हमने समझा, तीसरा रीजन ये है कि जिस 60 पार्लियामेंट सीट्स हैं, पार्लियामेंट नहीं लेजिस्लेचर सीट, 60 जो सीट्स हैं एमएलएज हैं, उसमें से 40 वो कहाँ से आते हैं, मीती कम्युनिटी से, राइट। सो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी मीतीस का ज़्यादा है, राइट। तो ये सारे इश्यूज हैं जिसके कारण वायलेंस हो रहा है। दो कम्युनिटी समझ लीजिए आपस में भिड़ गई, एक कुकीज एक मीतीज। मीतीज वहाँ के पॉलिटिकली जो एम्पावर्ड लोग हैं और कुकीज ट्राइबल्स हैं। कुकीज को लगता है कि ये एसटी बन जाएंगे तो हमारे राइट्स चले जाएंगे, और मीटीज को लगता है कि कुकीज जो है सारे लैंड पे कब्जा कर ले रहे हैं, ड्रग्स का मतलब कारोबार कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये मानते हैं मीटीज कि कुकीज जो है वहाँ के लोकल लोग नहीं है, वो म्यांमार से आए हुए लोग हैं, तभी जो उनकी पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ रही है और भी म्यांमार के लोगों को बुला रहे हैं, ठीक। तो ये पूरे प्रॉब्लम की जड़ है। साथ ही साथ मीतीज जो है वो अपना आर्ग्यूमेंट भी देते हैं। उनका आर्ग्यूमेंट क्यों बोलते हैं कि हमको एसटी में जाना चाहिए, वो बोलते हैं कि हमको अपनी कम्युनिटी को प्रिजर्व करना है और अपने लैंड को प्रिजर्व करना है। वो ये बोलते हैं कि दिस इज आवर लैंड, राइट, और उसको हमको प्रिजर्व करना है, हमारे कल्चर को प्रिजर्व करना है, ऐसा मीतीस का कहना है। दूसरा ये बोलते हैं कि हमको आउटसाइडर्स के खिलाफ अपनी लैंड को सेफगार्ड करना है। आउटसाइडर्स किसको समझते हैं, वो कुकीज को समझते हैं। और ऑल्सो वो चाहते हैं कि हम जो है हम अपना लैंड खरीद सके। अभी हमारी जो इम्फॉल वैली यानी कि जो हिली एरिया वैली वाला एरिया है वो क्या हो रहा है, श्रिंक हो रहा है। तो अगर हम एसटी में आ जाएंगे तो हम अपने एरिया को बढ़ा सकेंगे, ये मीती का आर्ग्यूमेंट है। लेकिन कुकीज़ का भी अपना आर्ग्यूमेंट है, कुकीज़ का अपोजिशन का आर्ग्यूमेंट है। उनका सबसे पहला आर्ग्यूमेंट ये है कि भाई दे आर ऑलरेडी डेमोग्राफिकली एंड पॉलिटिकली एट एडवांटेज पोजीशन। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन भी उनकी ज़्यादा है, पॉलिटिकली भी वो लोग ज़्यादा एम्पावर्ड हैं, उनका पार्टिसिपेशन भी ज़्यादा है। दूसरा ये बोलते हैं कि अगर वहाँ पे जो समझिए जो मणिपुर है, मणिपुर में कोई ऐसा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई मिनरल रिसोर्स नहीं है, कोई खदानें नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ तक कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो रेल कनेक्टिविटी भी नहीं है, ठीक। बहुत हार्ड लिविंग कंडीशन वहाँ पे हो जाती है कभी कभी जब बारिश वगैरह होती है। तो वहाँ के लोगों का सस्टेनेबिलिटी या जॉब या एम्प्लॉयमेंट का जो सोर्स है दैट इज़ बेसिकली गवर्नमेंट जॉब। तो इनका कहने का ये कहना चाह रहे हैं कुकीज़ कि भाई अगर आप एसटी का स्टेटस दे दोगे तो ऑलरेडी मीटीज़ को, कुछ मीटीज़ को ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस का स्टेटस मिला हुआ है, एससी का भी मिला हुआ है। तो जब आप इनको एसटी भी दे दोगे तो फिर हमारे लिए बचेगा ही क्या, ये गवर्नमेंट जॉब में भी इनको फायदा होने लगेगा, राइट। तो ये इनका एक क्या है आर्ग्यूमेंट है कि हमारी जॉब अपॉर्चुनिटी लॉस होगी। साथ ही साथ ये बोलते हैं कि भाई मीटी की जो लैंग्वेज है वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो 8th शेड्यूल है जिसमें 22 लैंग्वेजेस हैं उसमें से एक लैंग्वेज है। इसका मतलब कि दे आर वेल रिकॉग्नाइज्ड। और साथ ही साथ ये बोलते हैं कि Cookies and Nagas point out that tribal area 90% of state geographical area, but the bulk of its budget and development work is focused on Metis dominated Imphal Valley only, right? ये बोलते हैं कि भाई ट्राइबल एरिया जो है, जो हिली एरिया 90% है स्टेट का, लेकिन ज़्यादा बजट जो है वो किसके पास जाता है, इम्फाल वैली के पास ही जाता है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है, ठीक। तो दोनों के अपने अपने आर्ग्यूमेंट है और इसी आर्ग्यूमेंट को लेते हुए दोनों आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, स्टेट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, महिलाओं की इज्जत का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, सारे जो भी ह्यूमैनिटी के पैरामीटर्स हैं सबको तार तार कर दिया जा रहा है, सिर्फ समझ लीजिए इन सब चीज़ों को की इश्यूज़ के लिए। और साथ ही साथ गवर्नमेंट जो है वो पता नहीं क्यों गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही है। जैसे कि अगर जो कल वाला इशू था जिसमें कि वो वीडियो वायरल हुआ है, उस वीडियो की 4 मई का वीडियो था, लेकिन उसकी एफआईआर कुछ दिन बाद 10 या 12 मई को ही लिखवा दी गई थी, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। जब वीडियो वायरल हुआ तब फिर उसमें अरेस्ट एंड ऑल होना चालू हुआ,
राइट। तो अब गवर्नमेंट का क्या इन्वॉल्वमेंट है, कैसा है, वो तो हम उसमें ज़्यादा कुछ कमेंट नहीं कर सकते। हम सिर्फ ये समझ सकते हैं कि अब वे अहेड क्या है, ये सॉल्यूशन कैसे निकाला जा सकता है, कि प्रॉब्लम कैसे शांत की जा सकती है। तो ऑब्वियसली इट इज़ अ फेलियर ऑफ स्टेट। और कभी कभी तो ऐसा लगता है, और वहाँ के लोग ये बोलते भी हैं कि स्टेट खुद इन्वॉल्व है। जैसे कि 2 महिलाओं का जिनका वीडियो आया था, उसमें एक ने इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के हिसाब से ये कहा है कि उनको पुलिस ने ही उन मॉब को सौंपा था, उस लड़की को, राइट। तो अब इसका कितना सही है कितना गलत, ये तो जांच का ही विषय है। लेकिन हमको ये समझना है कि वे अहेड क्या है और एग्जाम में ये कैसे पूछा जा सकता है, राइट। तो एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो एक कंप्लीट केस स्टडी, जो जीएस पेपर 4 का पार्ट है, एथिक्स एंड मोरालिटी का, तो कंप्लीट केस स्टडी आ सकती है। केस स्टडी भी कैसे आ सकती है कि मान लीजिए कोई ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया है और वहां पे कुछ लेकर, किसी को लेकर विवाद हो गया, तो आप उस विवाद को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक। एक इस टाइप की केस स्टडी हो सकती है। दूसरी केस स्टडी ये हो सकती है कि आपको पॉलिसी फॉर्मुलेट करना है ऐसे एरिया में जो कि थोड़ा सेंसिटिव है, जहां पे लोग आपस में लड़ सकते हैं। कैसे पॉलिसी फॉर्मुलेट करेंगे, कैसे रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, वो चीज़ आप बताइए, ठीक है। तो वो आपको वे अहेड का ही पार्ट रहेगा। तो केस स्टडी, डायरेक्ट केस स्टडी इस पे आ सकती है, वो आपको प्रिपेयर करना होगा। साथ ही साथ ये मुद्दा वैसे तो इंटरनल सिक्योरिटी में भी देश अगर हो रहा है, तो एक इंटरनल सिक्योरिटी का भी मुद्दा है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इंटरनल सिक्योरिटी का आप देखेंगे टॉपिक, तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम लिखा हुआ है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या, कि आर्म का इंपोर्ट, ठीक, ड्रग्स का इंपोर्ट, और साथ ही साथ ये लोगों ने जो कुकीज मितीज इन लोगों को जो लड़ रहे हैं, इन्होंने वहाँ के जो आर्मी स्टैब्लिशमेंट और जो मिलिट्री और जो भी हैं पुलिस वगैरह, उनके हथियार भी लूट लिए हैं, ठीक। तो वो हथियार का ऑब्वियसली गलत यूज किया जा सकता है। तो इंटरनल सिक्योरिटी का भी एक मुद्दा हो सकता है, जिसमें आपको पूरा इशू क्या है, इशू को पता होना चाहिए, ठीक, और कैसे इसको टैकल करना है वो पता होना चाहिए। और फिर यूपीएससी को आप जानते हैं किसी भी लेवल का क्वेश्चन पूछ सकती है। इंडियन सोसाइटी का भी पार्ट है, क्योंकि मणिपुरीज बीट मीतीज बीट कुकीज अगर इंडिया में है तो इंडिया के पार्ट हैं, और इंडिया के पार्ट हैं तो ट्राइबल्स के पार्ट हैं, ठीक है, जो हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन है। तो उसको सोसाइटी में कैसे इंटीग्रेट किया जाए, कैसे पॉलिटिकली रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, ये सारी टाइप की क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों के लिए, सारे एंगल्स के लिए प्रिपेयर रहना है। तो चलिए बात कर लेते हैं वे अहेड की, कि सारा जो वायलेंस है, जो इतनी दुर्घटनाएं हो रही हैं, जो ऐसी डिस्टर्बिंग इमेजेस, डिस्टर्बिंग वीडियोस आ रहे हैं पिछले दिनों से, जो पूरी बर्न हो रही है पूरी मणिपुर, पूरा स्टेट, राइट। तो उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, क्या सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। इमीडिएट सॉल्यूशन तो यही है कि स्टेट क्रैकडाउन करे, अगर ज़रूरत पड़े तो सेंटर की हेल्प ले, मिलिट्री की हेल्प ले, है ना। ये ह्यूमैनिटेरियन तरीके से, ये भी कि जो लोग वायलेंस फैला रहे हैं उनको ही बस पनिश करे, वहाँ के जो बेकसूर और अच्छे लोग हैं, जो नॉर्मल सिविलाइज्ड सोसाइटी है, उनको ज़्यादा नुकसान ना हो। ये तो बिल्कुल एक तरीका है जो इमीडिएट बेसिस पे तुरंत करना चाहिए। लेकिन लॉन्ग टर्म इशू के, लॉन्ग टर्म के वे में कैसे इस इशू को रिजॉल्व किया जा सकता है, लॉन्ग टर्म वे क्या है। तो लॉन्ग टर्म वे ये है कि जो मीटीज की जो डिमांड है, मीटीज की डिमांड क्या है कि हमको एसटी का स्टेटस दो, रिजर्वेशन दो। तो जो हमारी वेरियस कमेटीज आ चुकी हैं जिन्होंने बताया है कि एसटी का स्टेटस देने के लिए क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, ऐसी 2 कमेटी मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो मतलब एसटी के लेने लायक हैं कि नहीं, वो चीज़ रिकंसिडर करके देखना चाहिए कि भाई वो रियल में एसटी स्टेटस पाने लायक हैं कि नहीं। ऐसी 2 कमेटी कौन सी हैं, एक है लोकुर कमेटी जो कि 1965 में आई थी। इसने 5 क्राइटेरिया बताए थे जिसके बेसिस में ये डिसाइड हो सकता है कि कोई कम्युनिटी एसटी में है कि नहीं। वो 5 कौन से हैं, प्रिमिटिव ट्रेड्स, प्रिमिटिव ट्रेड्स मतलब आदि मानव, आदि जमाने वाले उनके वो ट्रेड्स हैं कि नहीं, ठीक। दूसरा डिस्टिंक्ट कल्चर, नॉर्मल कल्चर से अलग कल्चर उनका होना चाहिए। जियोग्राफिकल आइसोलेशन, वो लोगों से, नॉर्मल पॉपुलेशन से दूर रहे। शाइनेस ऑफ कांटेक्ट, लोगों से कांटेक्ट आने में इतने जल्दी ना आए, हिचकिचाए। एंड बैकवर्डनेस, और वो कितनी बैकवर्ड है वो देखे। तो ये 5 क्राइटेरिया के बेसिस पे किसी को एसटी बोला जा सकता है। दूसरी है एक हाई लेवल कमेटी जो 2013 में आई थी, जिसके चेयरमैन थे प्रोफेसर वर्जीनियस ज़ासा, और इनको ज़ाजा कम्युनिटी भी बोलते हैं,
ठीक, इसने भी 5 क्राइटेरिया दिए थे। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले लाइवलीहुड एंड एम्प्लॉयमेंट। आप देखो कि भाई वो कैसे अपना लाइवलीहुड और एम्प्लॉयमेंट देख रहे हैं। जो ट्राइबल कम्युनिटी होती है वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे, ठीक है, नदियों पहाड़ों में मिलने वाली चीज़ों पे, उस पर डिपेंड करती है। एजुकेशन, उनका एजुकेशन ज़्यादा होता नहीं है, राइट। नेक्स्ट इज हेल्थ। हेल्थ भी वो लोग नॉर्मल हेल्थ पे, जो डॉक्टर्स वगैरह पे नहीं बिलीव करते, उनका खुद का जो तरीका है वही तरीका अपनाते हैं। एंड इनवॉलेंट्री डिस्प्लेसमेंट एंड माइग्रेशन, ठीक है, वो वॉलेंटरली नहीं जाते कहीं पे, ठीक, कि खुद से चला गया। वो अगर किसी सरकार की कोई स्कीम आ गई या कुछ है तभी वो माइग्रेट करते हैं। एंड लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, ठीक है, उनको लीगैलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल भी देखो कि भाई क्या सेफगार्ड वगैरह प्रोवाइड किया जा सकता है। तो इन 2 कमेटी के बेसिस पे ये देखना चाहिए कि जो मीटीज़ की डिमांड है वो जस्टिफाइड है कि नहीं, राइट। कोई पॉलिटिकली डिमांड नहीं होनी चाहिए। और कुछ और पॉइंट्स है कि ब्रिंग मोर सर्विलेंस अलोंग द बॉर्डर एरियाज। बॉर्डर एरियाज में जो मीटीज़ का इशू है, जो ये तो एक तो कुकीज़ की डिमांड को आप कैसे एड्रेस करेंगे कि भाई मीटीज़ का जो डिमांड है उसको आप देखो कि सही से उनकी डिमांड सही है कि नहीं, तो ये कुकीज़ सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हाँ चलो उनकी डिमांड जो है रीवैल्यूएट की जा रही है। अब बात करते हैं जो मीटीज़ का एलिगेशन है कि भाई कुकीज़ बाहर से आर्म्स की हेल्प ले रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं, ठीक है, और ड्रग वगैरह का ट्रेड कर रहे हैं। तो फिर आप बेटर सर्वेलेंस करो, ठीक है, कि कुछ भी चीज़ बाहर से यानी कि म्यांमार से और म्यांमार के थ्रू चीन से हमारे यहाँ ना आ जाए। इसके लिए हमको क्या करना है? स्ट्रेंथन इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक टाइज विद नेबरिंग कंट्रीज, है ना। इसीलिए मैं आपको जो पुराने वीडियो बनाया हूँ जिसमें मोदी जी कभी फ्रांस जा रहे होते हैं, कभी यूएसए जा रहे होते हैं, कभी यूएई जा रहे होते हैं, राइट, कभी संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी ही नहीं होती हैं। हमको अपने वर्ल्ड में अलग अलग मेजरिंग जो मेजर पावर हैं, इंपॉर्टेंट पावर हैं, उनसे बहुत अच्छे रिलेशन बनाने की ज़रूरत होती है, राइट, सो दैट दे कैन हेल्प अस। हमको अगर मान लीजिए म्यांमार पूरे अपनी एनर्जी लगा दे कि कुछ भी चीज़ ऐसी चीज़ इंडिया पे नहीं होनी चाहिए, तो अगर कुछ एलिगेशन है, एलिगेशन में कुछ सच्चाई भी हो सकती है, एलिगेशन है तो ऑब्वियसली ये चीज़ रोकी जा सकती है, राइट, कि हाँ हम इतने इंश्योर हैं कि म्यांमार तो इतनी कोशिश करेगा कि कुछ हमारे तक, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो इलीगल इमिग्रेशन हो या और कोई प्रॉब्लम हो, वो नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ गवर्नमेंट शुड फॉस्टर द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द रीजन इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस टू इंस्टिल सेंस ऑफ ओनरशिप एंड बिलोंगिंग, ठीक है, वहाँ के लोगों को कॉन्फिडेंस मिलो। जो भी ट्राइबल्स हैं, चाहे वो कुकीज़ हो, मीटीज़ हो, नागाज हो, उनको हमारी कॉन्स्टिट्यूशन पे, हमारी सरकार पे भरोसा होना चाहिए। उनको लगना चाहिए कि वी आर पार्ट ऑफ सेम कंट्री, राइट, और जो किया जाएगा हमारे वेलफेयर में ही के लिए ही किया जाएगा, कोई पॉलिटिक्स प्ले नहीं होगी। जब आप इतना ट्रस्ट डेवलपमेंट कर दोगे तो ऑब्वियसली जो प्रॉब्लम्स हैं, जो वायलेंस है, वो मिनिमाइज हो जाएगा, कम हो जाएगा। पीपल विल हैव फेथ ऑन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, आवर जुडिशरी एंड ऑल्सो ऑन आवर गवर्नमेंट, राइट। सो ये वे हेड हम सजेस्ट कर सकते हैं अगर कभी एग्जाम में कुछ लिखने को आया। तो दोस्तों बस यही मेरा उद्देश्य था, मेरा पर्पस था कि आपको जो मणिपुर में चल रहा है उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करूं। तो अगर एक बार मैं रीइटरेट कर दूं तो समझ लीजिए मणिपुर में प्रॉब्लम ये है कि 2 कम्युनिटी हैं जो आपस में लड़ रही हैं, एक है मीटी, एक है कुकी। मीटी कम्युनिटी वहाँ की एक मेजॉरिटी वेल रिप्रेजेंटेड, वेल एजुकेटेड कम्युनिटी है, और जो कुकी कम्युनिटी है उनको ऐसा लगता है कि अभी हम वेल रिप्रेजेंटेड नहीं है और गवर्नमेंट हमसे पार्शियलिटी कर रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट, जो वहाँ का लेजिस्लेटिव असेंबली है, 60 में से 40 सीट्स मीटीज़ के पास हैं, और साथ ही साथ कुकीज़ का ये एलिगेशन है कि जो बजट भी है वो ज़्यादा से ज़्यादा मीटीज़ के डेवलपमेंट के लिए, वैली के डेवलपमेंट के लिए ही खर्च किया जाता है, राइट। तो ये मेन है मुद्दा, और इस मुद्दे को अब कैसे सॉल्व किया जाएगा, इनकी अलग अलग डिमांड्स हैं। जैसे मीटीज़ अभी भी चाहते हैं कि उनको शेड्यूल ट्राइब बना दिया जाए, लेकिन कुकीज़ इसका विरोध कर रहे हैं, राइट। तो ये अब कैसे सॉल्व होगा वो हमको आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा। इस पर कोई भी डेवलपमेंट होगा मैं आपको वीडियो बना के उस डेवलपमेंट की जानकारी दे दूंगा। बस हम यही प्रे करेंगे कि जल्दी से जल्दी जो पूरा वायलेंस है वो ख़त्म हो, और जो भी डिग्निटी है वहाँ पर रहने वाले हर एक इंडिविजुअल
की, चाहे वो महिलाएं हों, बूढ़े हों, बच्चे हों या कोई भी हो, उसकी डिग्निटी रिस्टोर, कोई भी एक्ट जिससे कि पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता झकझोर जाए, ऐसा कोई भी एक्ट सिर्फ मणिपुर वालों को नहीं, किसी को भी नहीं करना चाहिए। तो ऑन दिस नोट आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो। और अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वंस अगेन।